तो बेटे कॉपीज खोल लो। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, जैसे हमने ग्रेविटी यूनिट कंप्लीट किया ना, अगला यूनिट का नाम लिखो स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड्स पढ़ेंगे, लिक्विड्स पढ़ेंगे। लिक्विड में दो चीज़ें पढ़ेंगे, लिक्विड एट रेस्ट एंड लिक्विड इन मोशन, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, बबन गेट बंद कर दो। और उसके बाद आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। 3 पार्ट्स में ये पूरा यूनिट डिवाइडेड है। पहला पार्ट उसमें आएगा सॉलिड। सॉलिड में हमारा टॉपिक कौन सा है? इलास्टिसिटी। ठीक है, साइड डालो पहले, इलास्टिसिटी। अच्छा मेरे को बताओ एक सिंपल एग्जांपल, रबर बैंड होता जो, वो ज़्यादा इलास्टिक है स्टील? कोई बताए। अभी तक आपको यही नॉलेज है कि रबर बैंड ज़्यादा इलास्टिक है, जो कि कंप्लीटली गलत है। ठीक है, इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है? प्रॉपर्टी। इट इज अ प्रॉपर्टी, लिखो इलास्टिसिटी पहला पॉइंट। प्रॉपर्टी शोन बाय सॉलिड्स, प्रॉपर्टी शोन बाय सॉलिड। ये प्रॉपर्टी से सॉलिड शो करते हैं इलास्टिसिटी। और फिर इस प्रॉपर्टी में आता क्या, लिखो टेंडेंसी और द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। दे दो बेटे, टेंडेंसी और प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी नॉट टू चेंज। बेटे दे दो डस्टर, इनू दो यार जो है। टेंडेंसी और प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी नॉट टू चेंज, नॉट टू चेंज इट्स ओरिजिनल शेप। पहले तो पॉइंट ये है कि प्रॉपर्टी का मेन पर्पस क्या होता है? बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप चेंज ना करे, जिसको हम इनर्शिया भी कहते हैं। उसमें पोजीशन आता था, स्टेट आता था, यहाँ पे शेप आ जाएगा। ठीक है, नॉट टू चेंज इट्स ओरिजिनल शेप, यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, व्हेन एक्सटर्नल डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड, व्हेन एक्सटर्नल डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड। ठीक है, क्लियर होगी चीज़? जब एक्सटर्नल डीफॉर्मिंग फोर्स लगेगी तो बॉडी अपनी शेप चेंज ना करे, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, इफ समहाउ शेप चेंजेस, इफ समहाउ किसी भी तरह शेप चेंज हो भी जाती है, इफ समहाउ शेप चेंजेस, देन द बॉडी विल हैव टेंडेंसी, देन बॉडी विल हैव टेंडेंसी to regain its original shape, to regain its original shape as soon as possible, as soon as possible, when deforming force, when deforming force removed, when deforming force removed। बेटे लिख लिया लाइन, ये 2 पैराग्राफ। बेटे गेट भी बंद कर देना ये। ठीक है, अब आप बताओ, इसको पढ़ो दोबारा से सारा जो पैराग्राफ लिखवाया है। पहला पॉइंट तो लिखवाया है कि जब आप डीफॉर्मिंग फोर्स सॉलिड पे अप्लाई करोगे ना, पहली टेंडेंसी तो वो अपनी शेप चेंज करेगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? ड्यू टू इलास्टिसिटी। और बाद में क्या लिखाया कि अगर शेप चेंज हो भी जाती है तो बॉडी की क्या टेंडेंसी होगी? अपनी ओरिजिनल शेप को जल्दी से जल्दी क्या करना है? रीगेन। अब बताओ कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है कि रबर? स्टील को पहले फोर्स लगाई, शेप चेंज होगी। स्टील की वायर है, मैं खींच रहा हूँ हाथ से, चेंज हो रही है लेंथ। प्लास से पकड़ेंगे, यहाँ से प्लास से पकड़े, तब खींचेंगे, तब जाके वो टूट भी रहती, खींची भी जाए, बट बहुत ज़्यादा फोर्स है। और वही फोर्स मैं रबर बैंड पे लगाऊं तो बताओ ज़्यादा जल्दी शेप किसने चेंज की? तो किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा हुई? किसकी? रबर बैंड की। मैंने कॉपी पे क्या लिखवाया? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी नॉट टू चेंज। क्या लिखवाया? पढ़ो, अंडरलाइन करो। अपनी शेप ना चेंज करना, और अगर चेंज हो गई है तो उसको वापस क्या करना? रीगेन। तो अब बताओ कि शेप पहले किसकी चेंज हुई थी? रबर बैंड की कि स्टील की? रबर बैंड। तो इसका मीनिंग इलास्टिक प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा थी? स्टील की ज़्यादा थी, अपनी शेप नहीं चेंज करना चाहता। और अगर आपने बड़ी ज़्यादा एफर्ट लगा स्टील को खींच भी लिया है, स्टील की वायर की थिनिंग शुरू हो जाएगी। क्या होनी शुरू हो जाएगी? वो पतली हो जाएगी। और जब थिनिंग करके छोड़ोगे वो वापस अपनी पोजीशन में जाएगी नहीं, उसको कहेंगे इट डजंट शो इलास्टिक बिहेवियर। ठीक है, और रबर बैंड क्या करता है? थोड़ा फोर्स लगाओ, शेप चेंज हो जाती है, छोड़ते हो वापस। बट अगर उसको ज़्यादा स्ट्रेच कर लो तो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो स्टील को ब्रेक करना ज़्यादा ईजी है कि रबर को? रबर को। इसका मीनिंग रबर की स्ट्रेंथ, इलास्टिक लिमिट कम है, स्ट्रेंथ भी कम है।
बट स्टील की इलास्टिसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। और जिस एक्सटेंशन, जिस फोर्स पे आपने रबड़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया हो ना, रबड़ खुल गया, रबड़ बैंड नोट लूज हो गया, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं जा रहा, वो कौन सा बिहेवियर आता है, प्लास्टिक बिहेवियर। क्या कहते हैं इसको, प्लास्टिक मटेरियल का क्या काम होता है, अगर आप उसको बर्न करोगे या हीट कर दोगे, उसकी शेप चेंज होती है प्लास्टिक की प्लेट की, क्या वो दोबारा रीगेन करती है अपनी शेप? इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, प्लास्टिक बिहेवियर। अपनी शेप को मेंटेन रखना, पहला पॉइंट। अगर शेप चेंज होगी उसको वापस उसी लोकेशन पे लेके आना, सेम सिचुएशन में। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी। ये प्रॉपर्टी शो कौन करते हैं, सॉलिड्स। समझ लगी? इस चैप्टर से पहले हमने रोटेशनल मोशन पढ़ा था, उसमें कौन सी बॉडी पढ़ी थी, रिजिड बॉडी पढ़ी थी। रिजिड बॉडी अपनी शेप चेंज करती है? नहीं, कोई बॉडी आइडली रिजिड नहीं है। अब हम प्रॉपर सॉलिड के ऊपर आ गए हैं। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हेन वी अप्लाई सम डीफॉर्मिंग फोर्स, शेप चेंजेस। टूथपेस्ट को अगर स्क्वीज करते हो, शेप चेंज हो गई, क्या वो वापस अपनी शेप रीगेन कर सकती है इजीली? नहीं, अनलेस हम उसमें टूथपेस्ट दोबारा ना फिल करें और फुल एक्सटेंट में फिल करते हैं, फिर वो शेप रीगेन करेगी, अदरवाइज नहीं। तो ये जो प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमने चैप्टर का नाम ही क्या है, इलास्टिसिटी। इसमें सिर्फ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे मेजरली, ठीक है। और नॉन सॉलिड्स का क्या बिहेवियर होता है, वो विंडो बंद कर दो, ठीक है। पहले पढ़ो कौन सी बॉडी है, इसके ऊपर जितनी मर्जी डीफॉर्मिंग फोर्स लगा लो, विल इट चेंज शेप? इट डजंट चेंज शेप। ये इसकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है। कितनी है? अगर कि पूछे सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किसकी होती है, रिजिड बॉडीज की। हम देखा होगा वो सेफ बनाते हैं, पता, सेफ जिसमें पैसे, क्या हमें ये सोचा कि कोई चीज़ ईजिली शेप चेंज करे वापस आ जाए, इलास्टिसिटी है। जो शेप, अभी इलास्टिसिटी में 2 पॉइंट्स लिखवाए मैंने आपको। पहला पॉइंट क्या लिखवाया है, फोर्स अप्लाई करो, बॉडी शेप चेंज कर रही ना, और अगर शेप चेंज हो गई है तो बॉडी अपनी शेप रीगेन करे, दिस इज द इलास्टिसिटी। तो आउट ऑफ रबर और स्टील किसने अपनी शेप जल्दी चेंज की, रबर ने। तो रबर वाज लेस इलास्टिक। तो हमें जो अभी सोचा गया था टिल अभी इस क्लास से पहले जो हमारे व्यूज थे टुवर्ड इलास्टिक प्रॉपर्टी, हम यही सोचते थे कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है, स्टील कम। ऐसा नहीं है, स्टील इज मोर इलास्टिक, ठीक है। तो रिजिड बॉडी क्लियर, एक्चुअली नो बॉडी इज रिजिड। क्या ये ठीक है कि नहीं? मैंने बता रहा था कि जो सेफ होते हैं, जैसे पैसे स्टोर करते हैं, सेफ बनते हैं किसके, पता है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेफ बनता है टंगस्टन मेटल का, क्योंकि टंगस्टन हार्डेस्ट होती है। टंगस्टन से भी हार्ड कौन है, डायमंड, बट डायमंड कॉस्टली बड़ा है, उसका सिंगल पीस तो इतना बड़ा मिला ही नहीं हमें तो अभी तक, ठीक है। तो टंगस्टन का सेफ बनता है, उसको जितना मुझे हैमर से बीट कर लो उसमें डेंट पड़ जाएंगे, बट वो जल्दी ब्रेक नहीं होगा, इसलिए उसकी इलास्टिसिटी क्या है, हाई है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी पहले। अब क्वेश्चन था व्हाई सम मटेरियल आर मोर इलास्टिक, व्हाई सम मटेरियल आर। रबर में क्या खास था कि थोड़ी सी फोर्स लगाई शेप चेंज हो गई, स्टील में कुछ नहीं चेंज हो रहा। उसका रीजन होता है इंटर एटॉमिक फोर्सेस। आपको पता है इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या होती हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। क्या ये एटम ने जरूरी है कि बॉन्ड बनाया हो? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वो कौन सी फोर्सेस होती हैं जो दो मॉलिक्यूल और एटम में एग्जिस्ट करती हैं, वीक फोर्स, वॉन डर वाल्स फोर्सेस। यहाँ पे जो इंटरटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस चैप्टर में पढ़ेंगे सारी कौन सी हैं, वॉन डर वाल्स फोर्सेस है। अच्छा, अगर कोई फोर्स अट्रैक्टिव है, क्या है, वो सिस्टम को स्टेबलाइज करेगी कि डीस्टेबलाइज करेगी? और स्टेबलाइज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, नेगेटिव। अब हम वही ग्राफ पढ़ेंगे। ये दोनों ग्राफ साइमल्टेनियसली ड्रॉ करने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में ग्राफ आते। देखो ये एक ही डॉटेड लाइन चल रही है ना, इस ग्राफ को समझना। ये किसमें ग्राफ है, इंटरएटॉमिक फोर्स, और ये किसमें ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी। बड़े सामने से देखना इस चीज़ को, सोचो। मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी इट इज एसोसिएटेड विद एनी टाइप ऑफ फोर्स। वर्क पर एनर्जी पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये हर फोर्स के साथ एसोसिएटेड होती है? कंजर्वेटिव, याद है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्स होगी हमारे पास, वो अट्रैक्टिव है, कंजर्वेटिव है। ये देखो, ये क्या है, आर नॉट। आर नॉट क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। दो हाइड्रोजन के, यहाँ पानी के मॉलिक्यूल है ना, पानी में पड़े हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ पास आके एक जगह पे जाके रुक जाएंगे, जहाँ पे उनको क्या मिलेगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जिस डिस्टेंस पे आके दो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो गए हैं, वहाँ से पुश करोगे वापस आएंगे, दूर खींचोगे फिर वापस आएंगे, यहीं पे रहना चाहते हैं, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। वो ये वाला केस है। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस में फोर्स कितनी शो हो रही, पढ़ो कितनी फोर्स, ये पढ़ो, ये एक्स क्या, एक्स तो डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस पे यहाँ पे देखो, ये कट यहाँ पे कर रहा है, इस जगह पे फोर्स की वैल्यू कितनी है,
0 4, नीदर अट्रैक्शन नॉर, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा इससे, फोर्स क्या हो गई है, अगर हम आर नॉट से थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहाँ जाते हैं, फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है पॉजिटिव, और यहाँ तक आते आते फोर्स की वैल्यू क्या हो गई है, नेगेटिव लीस्ट, इसके बाद क्या होनी शुरू हो गई, फिर बढ़नी शुरू होगी। और आर नॉट से पहले फोर्स क्या थी, पॉजिटिव थी, और पॉजिटिव फोर्स क्या होती है, रिपल्सिव क्या अट्रैक्टिव, हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज अट्रैक्टिव। तो पहले तो ये देखो कि जो इंटरएटॉमिक फोर्स है इट इज नॉट ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये सिर्फ एक रेंज में अट्रैक्टिव होती है, अगर उस रेंज में मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं तो फिक्स्ड है। जैसे देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल ये फिक्स है, अगर आपने डिस्टेंस इससे कम किया, क्या किया, कम किया, डिस्टेंस कम करोगे फोर्स क्या हो जाएगी, रिपल्सिव, वो दूर जाएंगे। अगर आप इसको ज़्यादा स्ट्रेच करोगे, फोर्स नेगेटिव तो हो रही है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने का फोर्स फिर से क्या होनी शुरू हो गई है, आगे जाके फिर से 0 हो जाएगी। तो मीन्स इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल आके स्टेबल हो जाते हैं, उनको कॉम्प्रेस करोगे दे ट्राई टू मूव अपार्ट, खींचोगे दे ट्राई टू कम क्लोजर, क्यों, टू मेंटेन स्टेबिलिटी। वुड को कॉम्प्रेस करते हैं बट वुड बहुत कम कॉम्प्रेस होती है ना, क्यों, एक तो स्पेसेस नहीं है, मूव करने की जगह ही नहीं है, पानी ज़्यादा कंप्रेस होता है और एयर सबसे ज़्यादा कंप्रेस होती है, क्यों, स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये था ग्राफ किसमें, फोर्स और डिस्टेंस में, इंटरएटॉमिक। यही ग्राफ किसमें बनाया, आप देखो पोटेंशियल एनर्जी, अपनी कॉपी पे लिखो, आपको याद है कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, लिखो F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, ये हमने पढ़ा था वर्क पर एनर्जी में, हाउ टू कैलकुलेट कंजर्वेटिव फोर्स यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी। किसी चीज की डिफरेंशिएशन 0 हो गई है, व्हाट डज इट मीन, दैट क्वांटिटी इज कांस्टेंट और वेरिएबल, अगर किसी का डेरिवेटिव 0 हो गया, कांस्टेंट, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट, कितनी कांस्टेंट होगी, मिनिमम, क्या होगी, मिनिमम। ये ठीक है, पहले समझ लगी पहले। और जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहां पे क्या है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी के मिनिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अगर आपने इस डिस्टेंस पे पार्टिकल इतने डिस्टेंस पे फिक्स्ड है आर नॉट पे, उनकी एनर्जी क्या है, मिनिमम, वो स्टेबल है। अगर आपने डिस्टेंस थोड़ा सा कम किया तो एनर्जी बढ़नी शुरू होगी कि कम होगी, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा करोगे तो क्या होगी, फिर बढ़ेगी। इसका मीनिंग अगर इक्विलिब्रियम सेटअप में सॉलिड में मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, वो अपनी जगह फिक्स करके बैठ गए हैं, अगर आप उनको दबाओगे तो क्या होगा, दे बिकम अनस्टेबल। स्टेबल कैसे होंगे, वापस आके, अगर दबाओगे वो वापस आएंगे, खींचोगे तो फिर वापस आएंगे। तो दिस इज द कॉज ऑफ इलास्टिसिटी, पेपर में आए वाई सम इलास्टिसिटी बिहेवियर शोन बाय सॉलिड, सॉलिड ये बिहेवियर क्यों शो करते हैं। ये पेन का कैप देखना, पेन के कैप को मैं अपने थंब से कौन सी फोर्स लगा रहा हूँ, इंटरएटॉमिक फोर्स के डीफॉर्मिंग फोर्स, मैंने लगाई यहाँ तक किया, मैंने छोड़ा, ये वापस आ गया, क्यों वापस आया, ये रीज़न है। अभी ये कुछ चेंज आ रही है इसके कैप के शेप में, मीन सारे किस डिस्टेंस में बैठे हुए हैं, आर नॉट पे, मैंने इसको खींचा तो मैंने गैप बढ़ाने की कोशिश की कि कम करने की, तो मेरा मान लो यहाँ तक पहुँच गया था, तो एनर्जी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, वो क्या हो गए थे, अनस्टेबल, और जैसे ही मैंने अपनी फोर्स पीछे की वापस आ गया। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ इलास्टिसिटी, क्या कॉज है, एवरी मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑलवेज अटेन एन इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंजमेंट अरेंज करते हैं, दे आर ऑलवेज एट सर्टेन फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स सच दैट देयर पोटेंशियल एनर्जी एट दैट आर नॉट इज मिनिमम एंड दे अटेन स्टेबिलिटी। ये सारा टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ा था हमने, वर्क एनर्जी में पढ़ा था ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना, अब उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन है। ये क्लियर होगी चीज़ पहले, तो अपनी कॉपी पे पहले क्वेश्चन भी लिख लो, ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करने हैं, पेपर में क्वेश्चन आए कि हाउ पोटेंशियल एनर्जी वेरी विद द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस फॉर सॉलिड, तो ये ग्राफ ड्रॉ करके आना है। अगर फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में पूछे तो ये भी बताना है, ठीक है। कोई चीज़ इलास्टिक क्यों होती है, रीजन क्या लिखोगे, स्टेबिलिटी। एवरी मॉलिक्यूल सेटअप अटेन एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, व्हेन यू चेंज दैट पोजीशन सिस्टम क्या करेगा, अपोज दैट चेंज। अगर स्ट्रेच करोगे इट विल कम बैक, कंप्रेस करोगे अगेन इट विल कम बैक टू मेंटेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्लियर होगी चीज़ पहले, ये आपने याद रखना है। साइड में ना पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सारे बड़े अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये सेम चीज़ एटम की स्टेबिलिटी के ऊपर भी अप्लाइड है। एटम में न्यूक्लियस के पास कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना, उनमें फिक्स्ड गैप होता है। अगर गैप कम करोगे इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू मूव अवे, ज़्यादा करोगे टू कम बैक।
ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए आपने अच्छे से पढ़ने हैं और ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें। ये बता दिया मैंने आपको, ये सारा डिस्कस हो गया। ये थी एटॉमिक। अब कौन सी फोर्स आई हैं? मॉलिक्यूलर। ये कौन सी एग्जांपल है? आपके पास वुड का सैंपल है, वुड के अंदर बड़े सारे कार्बन पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। आयरन का सैंपल है, उसमें आयरन के एटम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे पास ड्राई आइस है। आयरन के सैंपल में आयरन के एटम्स होंगे कि आयरन के मॉलिक्यूल होंगे? तो उनमें इंटरटॉमिक फोर्स होगी कि इंटरमॉलिक्यूलर? एटॉमिक होगी ना। बट अब मेरे पास ड्राई आइस है। पता ड्राई आइस क्या होती है, किसकी बनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है कि एटम्स हैं? मॉलिक्यूल है। अब हम उन मॉलिक्यूल की भी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, बट स्पेशली किसको माइंड में रखेंगे? सॉलिड्स को। मैंने तभी ड्राई आइस की बात की, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं की। तो इसमें देखो क्या होगा, इट इज अ फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज रिपेलिंग इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल पास आ गए हैं, इस मॉलिक्यूल के भी तो बड़े सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी होंगे, इनके अंदर भी न्यूक्लियस है, इनके अंदर भी न्यूक्लियस है, ये पास आएंगे। इसका न्यूक्लियस के न्यूक्लियस को क्या करेगा? रिपेल। इसका न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? सो देयर आर नंबर ऑफ अट्रैक्शंस एंड रिपल्शन अमंग टू मॉलिक्यूल। ठीक है, ये चीज होगी क्लियर? तो दीज फोर्सेज आल्सो कॉल्ड एज, कितने तरह के वैन डर वाल पढ़ी अपने? डाइपोल, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल पढ़ी थी। ये सारी फोर्सेज वो सारी आ गई, और ये बहुत वीक होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। वैन डर वाल फोर्सेज एक्चुअल कोवलेंट बॉन्ड से बहुत वीक होती हैं। इनके बाद एक और फोर्स आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो सिर्फ FON कौन होते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन शो करते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में ही है। ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल गिवन बाय, देखो अट्रैक्टिव भी, और कौन सी है? एटॉमिक फोर्स हमेशा क्या है? एक लिमिट में अट्रैक्टिव है, लिमिट से पहले क्या आती? रिपल्सिव। और बड़ी दूर चले जाओगे तो नियरली क्या हो जाएगी? जीरो। बट इसमें देखो दो पार्ट्स हैं, अट्रैक्टिव पार्ट भी, और कौन सा है? अट्रैक्टिव पार्ट पढ़ो क्या है? -A/r⁻⁷, और रिपल्सिव क्या है? +B/r⁻9। अब आप बताओ r⁻7 बड़ा है कि r⁻9 बड़ा होगा? बेटे मेरे पास डिस्टेंस मान लो 1.2 नैनोमीटर है, दो मॉलिक्यूल में 1.2 नैनोमीटर। तो 1.2 नैनोमीटर की पावर 7 बड़ी है कि पावर 9 बड़ी है? पावर 9 बड़ी है ना। बट जो रेसिप्रोकल च आ गई ਤਾਂ कौन ਵੱਡਾ होया? मीन्स पहली टर्म ਦੇ ਨਾਲ की लग गया? पढ़ो, पहली टर्म ज़्यादा बड़ी कि दूसरी टर्म ज़्यादा बड़ी है? पहली ज़्यादा बड़ी है। तो पहली टर्म अट्रैक्टिव है, दूसरी टर्म कौन सी है? तो ज़्यादा कौन सा मॉलिक्यूल में? दो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन भी रिपल्शन, मैंने बता दिया क्यों। न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं? रिपेल। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? बट इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं? देयर आर टू फोर्सेस। आउट ऑफ दीज टू फोर्सेस विच वन इज बिगर? अट्रैक्शन। क्यों बिगर है? पता लग गया? ठीक है, याद रखना आपने। ये था फोर्स का एक्सप्रेशन, और ये है कौन सी? जहां जहां अट्रैक्टिव रिपल्सिव बट फोर्स होगी वहां पे कौन आएगा? पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो, ये पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, ये कौन सी है? स्टेबिलिटी कौन लेके आएगा? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के पॉजिटिव? नेगेटिव, ये लेके आएगा। बड़ी टर्म कौन सी दोनों में? r⁻6 बड़ा है कि r⁻12? बट रेसिप्रोकल कर दें, नेगेटिव इसके साथ लगा है ना, तो ये टर्म बड़ी है। अट्रैक्शन स्टेबिलिटी ज्यादा है, रिपल्शन क्या है? कम है। ठीक है, तो लिखा हुआ देखो A⁻r⁻12 रिप्रेजेंट रिपल्सिव कंट्रीब्यूशन। क्यों? बिकॉज इट इज पॉजिटिव। एंड B⁻r⁶ रिप्रेजेंट अट्रैक्टिव कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इंटरटॉमिक फोर्सेज आर 50 to 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं? उनमें कौन सी फोर्स होती है? मॉलिक्यूलर के एटॉमिक? मॉलिक्यूलर होते हैं ना। कोवलेंट कंपाउंड के जितने भी सॉलिड है सब वीक हैं, ऐसे जमीन पे मारो टूट जाते हैं। मोहर सॉल्ट से एक्सपेरिमेंट करते हो आप केमिस्ट्री में, पाउडर फॉर्म मिल जाता है ना। क्या मेटल को पाउडर फॉर्म में लाना ईजी है? बहुत डिफिकल्ट है। बट साल्ट ਨੂੰ ਕੀ करना है? ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ? ਪੌਨੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ, बर्फ के छोटे छोटे पीसेज हो जाते। कारण उनमें कौन सी फोर्स थी बर्फ में? H2O में कौन सी फोर्स होगी? मॉलिक्यूलर के एटॉमिक। और मॉलिक्यूल 10 to 50 to 80 टाइम 100, मतलब 50 to 100 टाइम स्ट्रॉन्गर है मॉलिक्यूलर फोर्सेज कौन? एटॉमिक। दैट्स व्हाई मेटल आर स्ट्रॉन्गर सॉलिड एज कंपेयर टू नॉन मेटेलिक। लग गया पता? पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क में। असर्शन रीजन आ सकता है कि मेटल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू ड्राई आइस।
हैं तो दोनों ही सॉलिड। क्यों ज़्यादा है? मेटल में कौन सी फोर्स होती है? एटॉमिक। और ड्राई आइस में कौन सी है? मॉलिक्यूलर। अब अगला टॉपिक इलास्टिसिटी। क्या मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्टिंग में बताया? क्या लिखा पढ़ो? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स प्रॉपर्टी, उसकी सिग्निफिकेंस, यूज ऑफ विच ए बॉडी टेंड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। रबर बैंड को थोड़ी सी फोर्स लगाओ, छोड़ो, वापस आता है, बट अगर ज्यादा लगा दें खत्म। और ये दोनों ही फोर्सेस, कम वाली फोर्स, ज्यादा वाली फोर्स हमने स्टील पे लगाई थी, कुछ हुआ था? तो ज्यादा इलास्टिक कौन हुआ? स्टील। अच्छा, बॉडी को डीफॉर्म करने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स। उसने किया क्या था? दो एटम में डिस्टेंस बढ़ा दिया था कि कम कर दिया था? अगर डिस्टेंस बढ़ा देता, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी कि बढ़नी शुरू हो गई? बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। और आपने यहां तक पकड़ के छोड़ा, उसको वापस कौन सी फोर्स लेके आएगी? उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स। क्या बोलना है? रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स और इलास्टिक फोर्स का मेन पर्पस क्या होता है? टू रीगेन देयर शेप। व्हाई? टू मेंटेन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कॉपी पे लिखो, व्हाई इलास्टिसिटी, व्हाई, क्यों इलास्टिसिटी चाहिए सॉलिड को? लिखो, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस and have maximum stability, and have maximum stability, and have maximum stability by acquiring minimum potential energy, by acquiring minimum potential energy। ये चीज़ क्लियर होगी आपको? ठीक है। अभी तक जो टॉपिक करेंगे ना पहले, जब तक न्यूमेरिकल नहीं आते, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सारे असर्शन रीजन, सारे इन टॉपिक्स में जाते हैं। कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, कोई कॉज ऑफ वेलोसिटी नहीं पूछेगा। स्टेटमेंट लिखी होगी, रीजन आपने चेक करना है क्या इसमें कॉज ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। अच्छा, रीजन वेलोसिटी पढ़ो, क्या कहता है? कहते सॉलिड में बड़े सारे एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। एटम मॉलिक्यूल बाउंडेड टुगेदर होते हैं बाय इंटरटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड स्टे इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये पढ़ लिया हमने। अगर आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, यू आर डिक्रीजिंग दैट डिस्टेंस, डिस्टेंस कम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? खींचोगे तो पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या करेगी? दोनों के में स्टेबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो सिस्टम क्या टेंड करेगा? वापस आना। ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन सी होगी? जितना मर्जी स्ट्रेच कर दो, छोड़ो, वापस आना ही आना है। पहले तो जनरली से खींचना ही नहीं है, बड़ी ज़्यादा फोर्स लगाओगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करोगे, छोड़ दोगे, क्या कोई बॉडी परफेक्टली इलास्टिक हो सकती है? नहीं। हर बॉडी की एक लिमिट होती है। क्या वर्ड यूज़ करोगे आप? इलास्टिक लिमिट। आगे बढ़ेंगे। एक और बॉडी कौन सी पड़ी यहाँ पे? ऐसी बॉडी को थोड़ा सा भी स्ट्रेच किया ना, थोड़ा भी पीछे किया, उसकी शेप परमानेंट क्या हो जानी है? डिस्टॉर्ट। क्या ये पेन का कैप परफेक्ट इलास्टिक है क्या परफेक्ट प्लास्टिक है? खींचा, छोड़ा, वापस आ गया। ये ना परफेक्टली प्लास्टिक है, ये ना परफेक्टली, बट अब क्या हुआ? प्लास्टिक बिहेवियर आ गया ना। अब मैंने क्या किया था? इसकी लिमिट, जितनी लिमिट थी ना, पहले लिमिट क्या थी? थोड़ी फोर्स थी। अब मैंने क्या किया था? बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दी थी। अब ये परमानेंटली क्या हो गया हुआ है? इसको बोलते हैं परमानेंट स्ट्रेन। आगे पढ़ेंगे। ये परमानेंट प्लास्टिक बिहेवियर पे आ गया, बट पहले आया था परमानेंट पे। थोड़ी सी आप डिफॉर्मिंग लगाओगे, थोड़ी सी चेंज आएगी, बॉडी लिमिट में रहेगी। अगर आपने उसकी इलास्टिक लिमिट ब्रीच कर दी तो बॉडी परमानेंटली क्या हो जाती है? डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया क्लियर। अगला टर्म पढ़ो, स्ट्रेस। आपने सुना हो बहुत ज़्यादा, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है। ठीक है ना, पढ़ते हैं ना। स्ट्रेस का मतलब क्या है? मैंने जब जैसे फ्लोर पे खड़ा हूँ मैं, मेरी थाई बोन है ना, थाई बोन के ऊपर मेरा बॉडी का वेट लग रहा है। आज से लग रहा है, बड़े सालों से लग रहा है। ठीक है, बट मेरी थाई बोन ने जवाब दिया अभी तक नहीं। उसका रीज़न है कि अच्छी डाइट लो तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, थाई बोन के ऊपर वेट लग रहा है। आपको पता है कि आप सोते हुए, जब सोते हो ना, तो आपकी हाइट 5 राउंड कहते हैं ना कि 3 से 7 मिलीमीटर तक बढ़ जाती है जब हम सोते हैं डेली रात को। और जब खड़े हो जाते हैं, डेली घूमते फिरते हैं, बैठते हैं, तो हाइट फिर से क्या हो जाती है? 3 to 4 mm कम हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? बोन रिलैक्स। अभी मैं बोन मेरी ये है, बोन के ऊपर वेट पड़ रहा है, तो बोन के ऊपर मेरा बॉडी का ये ट्रंक का वेट उसको क्या कर रहा है? डिफॉर्म कर रहा है कि क्या कर रहा है?
इट इज ट्राइंग टू डिफॉर्म इट, तो वो कंप्रेस हो रहा है। बट क्या बोन डिफॉर्म हो रही है? बोन के अंदर एक इलास्टिक फोर्स है जो पढ़ी हमने, वो इलास्टिक फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के बिल्कुल क्या लग रही है? ऑपोजिट। मैंने डिफॉर्म ऐसे नीचे किया था, इलास्टिक कहाँ लगी? ऊपर लगी। तो मेरी बोन के अंदर जितनी इलास्टिक फोर्स लगी है उस इलास्टिक फोर्स को नोट करेंगे। और बोन जैसे ये था, ये एरिया था। स्ट्रेस होता है बेसिकली प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया, पढ़ा 9th में। उसमें स्पेशल लिखा होता है कि जो थ्रस्ट होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जैसे ये मेरी अगर बोन है, इस बोन पे ऊपर से फोर्स ऐसे लगी थी, तो नीचे से फोर्स लगी इलास्टिक ऊपर, इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगी, वो थी इलास्टिक। इसका एरिया कितना था वो नोट किया, उस इलास्टिक फोर्स को किससे डिवाइड किया? अपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। क्या मिलता है आपको? स्ट्रेस। क्या लिखा पढ़ो? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का पर्पस क्या है? टू इंक्रीज डीफॉर्मिंग फोर्स और अपोज अ डीफॉर्मिंग फोर्स। अपोज। क्यों ऐसा होता है? जब बोन के ऊपर फोर्स लगेगी, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम किया जाएगा, तो स्टेबिलिटी कम होगी कि ज़्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसको स्टेबिलिटी को मेंटेन करने कौन आएगा? रिस्टोरिंग फोर्स। दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल, एक होता है नॉर्मल। अभी मेरे ये थाई बोन पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है, सरफेस ये है, ये नॉर्मल स्ट्रेस पड़ रहा है, फोर्स लग रही है कि टेंजेंशियल ऐसे लग रही है? नॉर्मल। तो थाई बोन के ऊपर नॉर्मल। मैं फ्लोर पे खड़ा हूँ, क्या फ्लोर नीचे जा रहा है? फ्लोर पे भी, इसका मीनिंग फ्लोर के अंदर भी इलास्टिक फोर्स है जिसने मेरी डीफॉर्मिंग फोर्स को क्या किया? अपोज किया। बट ये फ्लोर का जो कॉन्टेक्ट एरिया मेरी बॉडी का बना हुआ है, आप खड़े हो, आप बैठे हुए हो, आपका जो कॉन्टेक्ट एरिया है आपके वेट के क्या है? बिल्कुल दोनों में एंगल कितना है? 90। तो ये कौन सी स्ट्रेस होगी? लगेगी नॉर्मल स्ट्रेस। आप जिस चेयर पे बैठे हुए हो ना, चेयर टूट नहीं रही, क्योंकि चेयर के अंदर क्या डेवलप हुआ है? नॉर्मल स्ट्रेस। जब आप बैठते हो, जब भी आप किसी बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे नॉर्मली, उसमें क्या डेवलप होना है? नॉर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो बॉडी की शेप चेंज होगी कि स्ट्रेस कम होगा? ज़्यादा होगा। अगर आप बहुत सारी डीफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, देयर आर मोर चांसेस ऑफ डीफॉर्मेशन, और जितनी डीफॉर्मिंग फोर्स बढ़ती जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगी? बढ़ेगी इनिशियली। तो ये क्लियर हो गया। पहले स्ट्रेस क्या होता है? कितने तरह का होता है? दो। एक होता है नॉर्मल, एक कौन सा होता है? टेंजेंशियल। ठीक है, ये आ गया। नॉर्मल का दूसरा नाम क्या है इसका? लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज। क्या याद है? लेंथ वाइज। मेरी बोन की लेंथ है, अगर ये कॉम्प्रेस होती तो लेंथ वाइज कॉम्प्रेस होगी ना, तो कौन सा स्ट्रेस आएगा इसमें? नॉर्मल। दूसरा कौन सा पढ़ो? बेटा फैन की रॉड। फैन की रॉड को नीचे खींचा जा रहा है, मेरी बोन को नीचे दबाया जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। तो जब हम किसी चीज़ को पुश कंप्रेस करते हैं तो कौन सा स्ट्रेस आता है? इसको कॉम्प्रेसिव भी कहेंगे। जब किसी चीज़ को खींचेंगे तब कौन स्ट्रेस आएगा? फैन की रॉड आयरन की क्यों बनी, प्लास्टिक की क्यों नहीं बनाई? क्योंकि इसके ऊपर देखो सालों साल, ये इस बिल्डिंग को बने मोर देन 14 ईयर्स हो जाए हैं। 14 ईयर से फैन हैंग कर रहा है, 14 ईयर से वेट लग रहा है, डीफॉर्मिंग फोर्स लग रही है, बट 14 ईयर से रिस्टोरिंग फोर्स भी लग रही है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स डीफॉर्मिंग से कम हो गई तो ये क्या हो जाएगा? नीचे। बट ऐसा हो रहा है। हम क्या चाहते हैं? ऐसे मशीन टूल यूज़ करें जो कभी ख़राब ही ना हो। तो हमें फ़ैन की रॉड की कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा चाहिए? उसमें रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज़्यादा। जब किसी चीज़ को खींचोगे उसमें कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी? ये भी नॉर्मल के तरह ही है, बट जब किसी चीज़ को दबाओगे तो कौन सी आएगी? कॉम्प्रेसिव, लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल। ठीक है, और ये भी हो गया कॉम्प्रेसिव, पढ़ लिया हमने। सो नॉर्मल स्ट्रेस कितने तरह का है? टेंसाइल एंड, अच्छा आपने वो सरिये देखे हो? पता सरिया, बिल्डिंग बनती है ना, कॉर्नर पे पिलर खड़े होते हैं, पिलर में क्या डालते हैं? सरिये। सरिये के ऊपर लेंटर होता है, ऐसे होता है ना। सरिये ने जो यहाँ पे TMT बार लगे हुए हैं ना, बार्स लगे हुए हैं, उन्होंने सारा वेट हैंडल किया है ऊपर, और वेट नीचे क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं कि स्ट्रेच कर रहे हैं। तो उसमें ये ऐसे सरिया खड़ा है, फोर्स ऐसे लग रही है ना। अगेन ये नॉर्मल स्ट्रेस है कि टेंजेंशियल है? कौन सी टाइप होगी? कॉम्प्रेसिव कि टेंसाइल? कॉम्प्रेसिव। ठीक है, फिर एक आ गया वॉल्यूम। प्रेशर कुकर। बेटे आपने कभी प्रेशर कुकर परचेज किया मार्केट से? पता कितने का आता है? इन्ना प्रेशर कुकर लैन जाओ ना 3000 का आता है, छोटा जहा इन्हें गल कर रहे हैं। एडे बड़े तो 10-10 हज़ार दे, अच्छी क्वालिटी दे। असी इन्ने महंगे प्रेशर कुकर क्यों लवांगे? असी मार्केट 700-800 तो क्यों नहीं ले लेंगे? सोचा कभी कि कभी दिवाली के टाइम में शॉपिंग करने जाओ तो मार्केट में देखो 3-3 हज़ार के इतने से प्रेशर कुकर मिलते हैं। तो सोचा होगा यार 3000 लगा क्यों है इन्हों,
तो मार्केट सेम 800 रुपये का भी मिलता होगा एक, बट असं वो नहीं परचेज करांगे। वाई? सेफ्टी मेजर। सब्जी रखी हुई है, प्रेशर जनरेट होया, अगर वो वॉल्स की करेगा वो प्रेशर, वॉल्स में ट्राई टू एक्सपैंड, तो अगर उसके अंदर जब एक्सपैंड करेगा तो डीफॉर्मिंग फोर्स क्या कर रही है? वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही है, तब उसके अंदर क्या डेवलप होना है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। कौन सा डेवलप होना है? अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस घट होया, अंदर इलास्टिक फोर्स कम हुई, तो उसने क्या हो देना है? फट जाना है। यही होएगा। तो जो वो फट गया, देर वेरी गुड चांसेस कि सिलेंडर में भी अग लग जाए। सामने मैं सपोज करो मैं किचन च खड़ा तो मेरे सामने कुकर फट जाए, तो कुकर की बॉडी मैनू हिट करे, तो मेरी चेस्ट सीवियरली डैमेज हो जाएगी। इट इज़ ए फैटल ऑल्सो। तो हम क्या प्रेफर करेंगे? कैसा कुकर बाय करें? अच्छी क्वालिटी का, जिसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हाई हो, ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा गेन कर सके, वो टूटे ना। ठीक है, समझ लगे? पहले ये तो थे, ये तीनों कौन से वाले थे? ये तीनों नॉर्मल स्ट्रेस। अब अगला स्ट्रेस कौन सा हमारे पास? बेटे पेंसिल है किसी के पास? ये देखो पेंसिल में, जिसके पास है देखो, ऐसे है। अगर मैं पेंसिल में इतना दबावांगा, मैं कौन सा स्ट्रेस लगाऊंगा? नॉर्मल के टेंजेंशियल। अब मैं ऐसे करूंगा। अब मैंने क्या किया? इसकी सरफेस के लॉन्ग, पर जब मैं सरफेस के लॉन्ग गया तो क्या हुआ? बेटे बाद में मैं जो जब ऐसे करूंगा तो मैंने इसके सरफेस के लॉन्ग गया ना मैं, तो मेरे थंब के ऊपर इंप्रेशन आया ब्लैक। ये कैसे आया? मैंने इसकी टॉप सरफेस को नाल लेके चला गया। मैं किया टॉप सरफेस नू, बट क्या मैं ए पेन दे प्लास्टिक नाल रब कर रहे हैं? क्या प्लास्टिक साथ आ रहा है? पेंसिल का लेड साथ आ गया था, मेरे स्लिप कर गया था ना, ये नहीं साथ आ रहा। ये रेड है, मैं कर रहा हूं। उसका रीजन, गेट बंद करो। क्या रीजन हो सकता है? सोचा कभी? इसका मीनिंग पता क्या है? पहली थिंग, मैंने थंब से क्या लगाई है? डीफॉर्मिंग फोर्स। मैंने अब उसको ना दबाया है, ना कॉम्प्रेस किया, ना स्ट्रेच किया। मैंने क्या किया है? उसकी सरफेस को स्लिड किया, स्लाइड किया। यदि जी टॉप मोस्ट सरफेस थी, उनमें थोड़ी जी फोर्स लगाई, वो सरफेस मेरे साथ ही स्लाइड कर गई। तो बताओ फिर ये जो पेंसिल का कैप है, ये जो टिप है, इसके अंदर इलास्टिक फोर्स कम हुई कि ज़्यादा हुई? ये मेरे साथ ही स्लाइड कर गई, कम हो गई। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? अपनी शेप, साइज, पोजीशन ना चेंज करें जल्दी कहीं पे, और ये तो मेरे साथ ही चल पड़ा। इसका मीनिंग इस केस में इसकी इलास्टिक नेचर क्या है? वीक है। और जब भी आप किसी शेप चेंज करते हो तो वहाँ पे क्या डेवलप होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। इस केस में जो मैंने डीफॉर्मिंग लगाई थी, ना मैंने कॉम्प्रेस किया, ना मैंने स्ट्रेच किया, मैंने टेंजेंशियल डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई। क्या लगाई है? टेंजेंशियल। तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या आएगी? टेंजेंशियल। तो कौन सा स्ट्रेस आएगा मेरे पास? टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेन। ये हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज द शेप। जेली देखिए हमने, जेली होती है, जेली को ऐसे पुश करें वो हिलती है पूरी। ठीक है, तो आप नोटिस करो कि अगर जैसे ये है मेरे पास, ऐसे है ना, इतने में फोल्ड करके रखा हुआ है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई इस एंड पे, इधर खींच लिया, तो इसका टॉप लेवल आगे शिफ्ट हो गया। पहले ऐसे था, अब क्या हो गया? आगे शिफ्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। स्ट्रेस कौन लगाता है? रिस्टोरिंग फोर्स। अगर सरफेस के डीफॉर्मिंग फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है, यहाँ तो कंप्रेस कर रही है, खींच रहे हैं, तो कौन सा स्ट्रेस होगा? नॉर्मल। बट अगर आप सरफेस के अलोंग लगाते हो तो कौन सा स्ट्रेस आएगा? टेंजेंशियल। और ये वाला स्ट्रेस कब काम आएगा? वेन एवर यू आर चेंजिंग द शेप, यू आर नॉट इंक्रीजिंग द लेंथ, यू आर नॉट डिक्रीजिंग द लेंथ, यू आर चेंजिंग द शेप। समझ लगी पहला चीज बारे? वेन एवर यू आर डीफॉर्मिंग तो ये वाला स्ट्रेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आगे पढ़ेंगे। इफ द डीफॉर्मिंग फोर्स इज इंक्लाइंड टू द सरफेस, इंक्लाइंड का मतलब क्या हुआ? ये सरफेस है टॉप मोस्ट, आप बताना मेरे को, ये फोर्स नॉर्मल है कि टेंजेंट है? कॉम्प्रेस कर रही है कि स्ट्रेच कर रही? कॉम्प्रेस, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस प्रोवाइड करेगी। अगर मैं फोर्स इसकी सरफेस पे ऐसे लगा दूं, अगर मैं फोर्स ऐसे लगा दूं, टेढ़ी, इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइंड के कितने कंपोनेंट आएंगे? एक टेंजेंट भी आएगा एक। तो जब भी आप इंक्लाइंड पे लगाओगे फोर्स डीफॉर्मिंग, तो बॉडी में आप टेंजेंशियल भी लगा रहे हो, बॉडी पे आप नॉर्मल भी लगा रहे हो, तब दोनों स्ट्रेस आएंगे। समझ लगे पहले? तो स्ट्रेस का मेन पर्पस क्या होता है? वेन एवर यू आर गोइंग टू चेंज द शेप ऑफ बॉडी बाय कंप्रेसिंग इट, बाय एक्सटेंडिंग इट, बाय स्लाइडिंग इट, देयर एग्जिस्ट स्ट्रेस। और स्ट्रेस कौन लगाता है? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया।
अगर रिस्टोरिंग फोर्स सरफेस के नॉर्मल है तो कौन सा स्ट्रेस लगेगा? नॉर्मल। 3 तरह के नॉर्मल पड़े, लॉन्गिट्यूडनल, फिर कौन सा टेंसाइल, फिर वॉल्यूमेट्रिक। पानी वाला गुब्बारा पानी भरी जाएगा एक टाइम तो आके फट जाएगा ना। और कदों फटता है? जो पानी का वेट और इलास्टिक फोर्स तो ज़्यादा हो जाता फट जाता। जो तो कोई ऐसा ही है नहीं फट रहा, ठीक है। सो इफ द डीफॉर्मिंग फोर्स इंक्लाइंड टू सरफेस एट एंगल थीटा देन बोथ MCQ कैन टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट साइमल्टेनियसली? यस। किस केस में? जब डीफॉर्मिंग फोर्स क्या लगती है? एट एन इंक्लाइन। अगर बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, फैन का केस, मेरी बॉडी का केस है, ठीक है, कौन सा? नॉर्मल। बट हम किसी बॉडी को सरफेस को स्लिप ओवर करते हैं तब क्या होती है? टेंजेंशियल। और आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, एक कंपोनेंट स्लिप करेगा, एक ऊपर पुश करेगा, तो दोनों स्ट्रेस लगेंगे, ठीक है। फिर आता स्ट्रेन। स्ट्रेन वर्ड सुना हुआ किसी ने? घर वाले बहुत कहते हैं टीवी कम देखो, मोबाइल कम देखो, आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? आपने 10th में पढ़ा है, किसी चीज़ को पास से देखें तो ज़्यादा एफर्ट लगता है कि दूर वाली चीज़ को देखने में। मूवी टिकट कौन सी परचेज करते हैं, पीछे वाली कि आगे वाली? आगे वाली। बिल्कुल फ्रंट पे बैठना प्रेफर करोगे, पीछे प्रेफर? पीछे, बालकनी में। वाई? जब भी हम किसी चीज़ को पास से देखते हैं ना, हमारे आई मसल्स ओरिजिनल मान लो इतनी लेंथ है ना, वो श्रिंक हो जाते हैं। शेप चेंज हो गई, शेप चेंज होगी, डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगी, तो उसमें अंदर इलास्टिक फोर्स भी आएगी, स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा? आप इसको बहुत पास लेके आ रहे हो, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और पास स्ट्रेस और बढ़ता जाएगा, आंखों में स्ट्रेन पड़ेगा। तो स्ट्रेन का मीनिंग क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ओवर एंकल स्ट्रेन। सुना आपने? पैर में मोच आ गई, चलते चलते पैर मुड़ गया, तो ए वाला पासा सुज जाएगा सारा। एक्चुअली की होया, मसल सी इन्नी लेंथ था, अचानक पैर मुड़ गया, मसल खिंचा गया। पैर तो जगह तो उन्नी जिन्नी है, जरा मसल पहले इन्ना सी हुण इन्ना हो गया। ओरिजिनल लेंथ ये थी, नई लेंथ यहाँ तक है, दिस इज चेंज इन लेंथ। तो क्या डेवलप हो गया? स्ट्रेन। फिर पैर काफ़ी दिन सुजया रहता है, फिर ਅਸੀਂ मलवाने हैं, मसल दोबारा की करता, हौली हौली अपनी लेंथ रीगेन करता है। अभी जैसे मैं अपनी आर्म को ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे, यहाँ का मसल स्ट्रेच हो गया, यहाँ गया फिर रिलैक्स, यहाँ फिर स्ट्रेच रिलैक्स, बट स्वेलिंग हो रही है। कारण जो मेरा मसल स्ट्रेच हो रहा है ना, वो मेरी इलास्टिक लिमिट के अंदर है। बट अगर मान लो मैं डिग जावा तो मेरा ए मसल थोड़ा ज़्यादा खिंचिया जाए, ऐसे मेरी स्वेलिंग हो जाएगी। वो उसकी इलास्टिक लिमिट को क्या कर गया? क्रॉस कर गया, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है? स्ट्रेन होती है। आप स्ट्रेन बॉडी में कैसे लेके आ सकते हो? आप उसकी लेंथ चेंज कर सकते हो, आप उसका एरिया बढ़ा सकते हो, आप उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। दीज आर 3 वेज। किस लिए? टू डेवलप स्ट्रेन। और जब भी बॉडी पे स्ट्रेन लगानी है, व्हाट यू नीड? क्या किसी बॉडी की शेप अपने आप चेंज हो जाती है? यू नीड डीफॉर्मिंग फोर्स। और जब जब बॉडी में डीफॉर्मिंग फोर्स लगेगी तो बॉडी में क्या डेवलप होगी? रिस्टोरिंग फोर्स। इलास्टिक फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स। और इलास्टिक फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? इलास्टिक फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? स्ट्रेस। कितने तरह के स्ट्रेस था? नॉर्मल एंड टेंजेंशियल, ठीक है। तो स्ट्रेन डेवलप कौन करता है? डीफॉर्मिंग फोर्स। कैसे कैसे करेगा? लेंथ चेंज करेगा, एरिया चेंज करेगा, वॉल्यूम चेंज करेगा, या शेप। ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स है, ठीक है, नजर आ रहा है आपको? मैंने इस साइड से फोर्स लगाई, टॉप एंड से, यहाँ पे, यहाँ सेंटर पे नहीं लगाई, कहाँ लगाई? टॉप सरफेस पे। ये ऐसे हो गया इदा, पहले इदा सी, इधर की फोर्स लगाई ऊपर, इधर शिफ्ट हो गया। तो मैंने कौन सी फोर्स लगाई होगी? टेंजेंशियल के नॉर्मल? टॉप सरफेस ही शिफ्ट हुई है ना, तो इसके यहाँ से यहाँ जाने से क्या चेंज हुआ? इसका एंगल चेंज हो गया। और जब किसी बॉडी के सरफेस का एंगल चेंज होता है, उसमें कौन सी स्ट्रेन डेवलप होती है? शेयरिंग स्ट्रेन। क्या बोलते हैं उसको? शेयरिंग। लेंथ चेंज होती है तो लॉन्गिट्यूडनल, एरिया चेंज होता है तो एरियल या सुपरफिशियल, वॉल्यूम चेंज होता है तो वॉल्यूम स्ट्रेन, और लास्ट क्या है? एंगल चेंज हो, शेप चेंज हो तो शेयरिंग स्ट्रेन। सभी के फॉर्मूले देखो। तो फॉर्मूला पहले देखो, लॉन्गिट्यूडनल, ये ठीक है, पहले डायग्राम क्लियर हो गई। एल डेल्टा एल। वॉल्यूमेट्रिक देखो, बड़ा वॉल्यूम था, दबा दिया, छोटा वॉल्यूम। इस केस में क्या हुआ? कंप्रेस किया, छोटा वॉल्यूम हो गया। अब देखो एग्जांपल, कहते हैं बीम को जब बेंड करते हो, लोहे की पाइप है, बेंड कर दिया, बेंड करने से क्या हुआ है? ऊपर वाले की लेंथ बढ़ी है कि कम हुई है?
नीचे वाले की थोड़ी सी, दोनों को कौन कौन से स्ट्रेन आ गए, एक्सटेंशन भी हो रही है और कंप्रेशन भी। तो एमसीक्यू याद रखना है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ बीम ਨੂੰ बेंड कर देते हो ना, दो पाइप पकड़ के बेंड कर दी, नीचे वाले की लेंथ कम हो जाती है, ऊपर लेके जाती है ज़्यादा। सो बोथ एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन इज देयर, ठीक है। और लास्ट कौन सा आया, शेयरिंग। देखो क्या था, क्यूब था, क्यूब दिस एवरी साइड की हो गई, फाई एंगल से क्या हो गई, शिफ्ट कर गई। ये थी ओरिजिनल लेंथ और ये इतना था क्या है, चेंज इन लेंथ या लेटरल शिफ्ट, क्या बोलते हैं इसको, शिफ्ट बोलते हैं। तो इसमें फाई निकालना बहुत ईजी है, शिफ्ट अपॉन ओरिजिनल लेंथ x/l। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ना है। हमने बेसिकली क्या किया, सारी बेसिक टर्म्स पढ़ ली हैं, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, कल हम स्ट्रेस और स्ट्रेन से आगे बढ़ेंगे, बट घर जाके पहले इसको अच्छे से ये 2-3 पेजेस पढ़ लेना। मैं नोट्स इसके भेज दूँगा ग्रुप में, जितने भी चैप्टर्स पेंडिंग हैं तो उनके प्रिंट आउट करवा लो, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।